प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आदित्य उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का खास कार्यक्रम अतिथि देवो भव। आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित है वरिष्ठ पार्षद और एक ऐसा नाम जिसे इंदौर की जनता अपने काम से जानती है और वह है बलराम वर्मा जी। बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रयास न्यूज में। बलराम जी के बारे में बता दूं कि ये नगर निगम की जो परिषद है उसमें एक वरिष्ठ महत्वपूर्ण पद पे भी रहे, जल प्रभारी के रूप में। नर्मदा का जो जल इंदौर में जो आ रहा है वो उसके पीछे नगर निगम का डिपार्टमेंट तो है ही, लेकिन साथ में बलराम जी की 24 घंटे की जो मेहनत है वह है। तो सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रयास के लिए। आप एक इंदौर के लिए भागीरथी प्रयास के रूप में आप सामने आ रहे हैं। तो किस तरह का ये आपने प्लान शुरू करा है नर्मदा इंदौर लाने के लिए या घर घर पहुंचाने के लिए? आदित्य जी, सबसे पहले मैंने जैसे ही मैं जल कार्य समिति का प्रभारी बना था तो उस समय मैंने ये कुछ टारगेट्स तय किए थे कि एक तो लोगों के घरों में साफ पानी पहुँचे, स्वच्छ पानी पहुँचे। उसके लिए मैंने जब प्रयास किए तो सबसे पहले मैं जलूद पर जब गया, मैंने देखा तो रास्ते में लगभग 5 किलोमीटर की लाइनें हमारी डैमेज थी, जिसके अंदर 40 mld पानी वेस्ट होता था। और इंदौर शहर में जब मैं पूरा घूमा तो मैंने देखा कि लगभग मतलब ये मान के चले कि 30% पानी इंदौर शहर में जनता सिर्फ गंदे पानी के नाम पे सड़कों पे बहा देती थी। तो मैंने जब इसका सारा कैलकुलेशन निकाला तो ये हमारे बजट से काफ़ी बाहर जाता था, लेकिन हमने उस योजना को टास्क में लिया कि इस योजना को कैसे भी हमको पूरा करना चाहिए कि लोगों को पानी साफ मिले। उस दृष्टि से मालिनी भाभी से चर्चा करी, पूरा हम परिषद में जब बैठे तो हमने इसका जो निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में यदि गंदा पानी मिक्स होता है, यानी हमारी ड्रेनेज लाइन कहीं चौक होगी तो वहाँ गंदा पानी मिक्स होता है। तो मैंने सबसे पहले उसके लिए काम ये किया कि भाभी से बात करके कि भाभी अगर कर्मचारियों की जो छुट्टी हो जाती है, किसी वार्ड में 2 कर्मचारी, किसी में 3 कर्मचारी, किसी में 10 कर्मचारी, तो यदि हम वार्ड वाइज यदि 10 कर्मचारी कर देंगे तो निश्चित है कि शहर के अंदर जो ड्रेनेज चौकिंग की समस्या है वो निपट जाएगी। और उसके साथ ही एक टास्क फोर्स बना के भी हमने वार्ड वाइज काम चालू किया और सारे चेंबरों की रेगुलर सफाई अभियान को जो हमने लिया तो उसका एक सुखद परिणाम मिला कि हमको गंदे पानी से एक निजात मिली। आपने देखा होगा कि पूरे 5 साल में हमको कहीं पर भी गंदे पानी की शिकायतों का सामना नहीं करना पड़ा। नहीं तो आए दिन परिषद में कभी गंदे पानी की बोतल आती थी, कहीं प्रदर्शन होता था, तो इस काम से हमको निजात मिली। साथ में हमने एक बड़ा प्लान ये करके कि ये 5 किलोमीटर की लाइन बदलना है। जब 5 किलोमीटर की लाइन बदलने के लिए गए तो हमने जब उसके टेंडर वगैरह निकाले और टेंडर निकालने के बाद उस काम को हमने किया। 26 करोड़ 29 लाख रुपए का वो टेंडर था। तो उसमें जब काम चालू किया तो ठेकेदार ने हमको बोला कि ये काम 180 दिन में होगा। तो हमने उसको डे टू डे मॉनिटरिंग करके और उस काम को हमने मात्र 62 दिनों में उस काम को पूरा कराया, जिसका सुखद परिणाम है कि शहर को पानी अच्छे से मिलने लगा। साथ में एक और बड़ा टास्क था कि 180 mld पानी और लाना, उसके लिए भी हमने काम शुरू करा। जब हमने उसके टेंडर बुलाए तो 7 करोड़ 29 लाख रुपए में वो काम भी हमने जब कराया तो उसके कारण शहर के अंदर 360 mld जो 3rd फेज का पानी था वो भी पूरा पानी आने लगा इंदौर में। और ये सारा काम जो हमने किया तो बिल्कुल डे टू डे मॉनिटरिंग करके इसको किया, जिसका सुखद परिणाम है कि शहर के अंदर पानी के लिए हाहाकार नहीं है। कहीं टैंकरों पे भीड़ नहीं लगती है कि हाँ, कुछ लोगों को तकलीफ ज़रूर आती है। जहाँ अभी नर्मदा की लाइनें नहीं बिछी हैं वहाँ पे तकलीफ आती है, तो वहाँ का भी हमारे काम चल रहेंगे। इसी बीच में अमृत योजना हमारे बीच में आई थी, जिसके अंदर हमने 27 टंकियों का निर्माण कराया हैगा और उसमें भी हमने 15 से 20 टंकियाँ अभी हमारी लगभग चालू हो गई है और कई क्षेत्रों में हमारा पानी सप्लाई होने भी लगा है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलोनियाँ हैंगी उसकी कॉलोनियों की जो लाइनें बदलने का काम हैगा वो भी अभी हमारा एक बड़ा मेजर पार्ट बचा हुआ हैगा, क्योंकि कॉलोनीनाइज़र ने उसने सस्ते में कम खर्चे वाली लाइनें डाल दी जो जगह जगह हमारे प्रेशर के कारण फूट जाती हैं। तो वो लाइनें बदलने का काम भी अभी हमारा चल रहा हैगा और ये L&T कंपनी हमारा काम कर रही हैगी। साथ में हमारी 27 टंकियाँ पूरी बन चुकी हैंगी और उस पर लगभग पानी भरने का काम चालू हो गया। हमने इसमें एक सबसे बड़ा आदित्य जी एक काम और करा था कि हमारा जलूद से जो पानी आता हैगा वो इंदौर पहुंचने में कहीं पे भी लाइन लॉस होता है या कुछ भी होता है तो एक एक बूंद की ऑडिट करने के लिए हमने मूसाखेड़ी के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया और कंट्रोल रूम में सारी चीज़ें वहाँ पे कौन सी टंकी कितने समय भरा रही है और कितनी भरा रही है वहाँ पे स्काडा सिस्टम के माध्यम से उसको पूरा जोड़ के रखा हैगा, जिसमें वहाँ पर एक ही जगह पे बैठे बैठे पूरी शहर की टंकियाँ हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि कहीं पर भी हमारे जो
वालमैन होते थे और जो टंकी इंचार्ज होता था वो क्या करता था कि डायरेक्ट सप्लाई खोल देता था, कभी टंकी भर जाती थी तो पानी ढुलता था। तो इस प्रकार से पानी के वेस्टेज को अगर रोकने का प्रयास किया तो इस परिषद ने निश्चित है कि मालिनी भाभी भी इसमें हमारी मॉनिटरिंग करती थी और वो पूरा काम हमने इस दृष्टि से देखा कि पानी की एक एक बूंद को बचाने का जो प्रयास किया वो हमने पूरे तरीके से किया है और उसकी ऑडिट भी हम पूरी कर रहे हैं। साथ में हमने हमारे जो रिसोर्सेस होंगे उनको भी जिंदा करने का प्रयास साथ में किया है कि 6 करोड़ लगभग 629 जो हमारे कुएँ और बावड़ियाँ हैंगी उनको भी सफाई अभियान में लिया और सफाई अभियान के साथ साथ उनको अच्छा ढकने का भी प्रयास किया है और उसमें पानी कैसे हम ले सकते हैं। इस प्रकार से जो हमने 3 साल तक हाइडेंट जो बनाए वो सारे कुएँ या बोरिंगों पे बनाए थे, हमने टंकियों से सारे हाइडेंट ख़त्म किए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश बीच में कुछ अधिकारी आए जिन्होंने टंकियों पे फिर से हाइडेंट बना दिए, जिसके कारण कि होता क्या है कि हाइडेंट अगर टंकी पे बन जाता तो पानी हम टंकी से लें या नलों से दें तो कहीं ना कहीं वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी जो समस्याएं चल रही है पानी को मामलों को लेके वो हाइडेंट के कारण चल रही है कि टंकियों के हाइडेंट हैंगे तो टंकी में 1 मीटर पानी बच जाता हैगा, ये बचा के वो टैंकरों में भरते हैं फिर बांटते हैंगे। तो बेटर देन ये हैगा कि जो पानी हैगा अन्य रिसोर्सेज से आपूर्ति कर दें और बाकी के जो टंकियों का पानी है वो नलों से लोगों के घरों में चला जाए। तो ये सारी व्यवस्था हमने पूरी बनाई थी। साथ में जो मोदी जी ने एक काम चालू करा था कि हमारे को नर्मदा गंगा जी का शुद्धिकरण के लिए जो अमृत योजना लागू करी थी कि ड्रेनेज के कारण कहीं पर भी गंदा पानी ना बहे, उस दृष्टि से हमने डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाए थे। 6 एसटीपी बनाए और 6 एसटीपी चालू भी कर दिए गए और 6 एसटीपी चालू होने के साथ साथ जो हमारा कान और सरस्वती नदी का जो पानी हैगा वो अब नदी में जाने लगा हैगा। पहले जो सिस्टम था वो कबीट खेड़ी के अंदर बना था जो शहर के सबसे निचले हिस्से में था। हमने उसको मॉनिटरिंग करके सबसे पहले ये सोचा कि इस शहर का पानी या वाटर लेवल कैसे बढ़ा है, तो उस दृष्टि से हमने जितने भी जहाँ हमारे आउटलेट्स थे या जहाँ से पानी ज़्यादा आता था वहाँ हमने प्लान करके और उन जगह पे हमने डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाया और एसटीपी का परिणाम ये होता है कि कान और सरस्वती नदी में पानी बहे, इस दृष्टि से भी हमने उसमें काफ़ी काम किया है। और आने वाले भविष्य में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। लोग बोलते हैं कि हम कान और सरस्वती नदी में नहाते थे, तो निश्चित है आने वाले भविष्य में लोग उसमें फिर से नहाएंगे। बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है बलराम जी। बलराम वर्मा जी बल्लू भैया के नाम से ज़्यादा फेमस है इस इंदौर में। तो मैं वार्ड 80 के और इंदौर शहर के बल्लू भैया से पूछना चाहूँगा कि नल जल योजना का किस तरह से क्रियान्वयन किया गया है। नहीं, नल जल योजना जो थी हमारी, हमने सबसे पहले जो वार्ड 80 में एक प्रयोग किया कि जिसके अंदर है ना हमने रेती मंडी की टंकी चालू करी और उसको 24/7 में हमने चालू करी थी और चालू करने के साथ ही हर घर में नल देके और उसको भी फ्यूजन सिस्टम से कनेक्शन देके कि इसमें दोबारा गंदा पानी मिक्स ना हो, इसलिए उसको अलग से एचडीपी पाइपलाइन डाल के उसको चालू किया गया। और जिस क्षेत्र में ये पानी अभी चल रहा था हमने लगभग 5 से 6 घंटे उस पानी को चलाया और लोग उसको पानी को सड़कों पे बहाने लग गए थे, तो हमने उसका समय कम करके और जितनी आवश्यकता है उतना पानी देने का अभी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में यदि इंदौर शहर को अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा राजस्व मिलता है, तो वास्तव में नल जल योजना के माध्यम से इंदौर शहर को हर घर को पानी और जहां वो चाहते हैं कि उनको 1 मंजिल या 2 मंजिल भी पानी चाहिए वो भी मिल सकता है। क्योंकि जो हमारे पास पानी आता हैगा वो लगभग 550 मीटर पानी लिफ्ट करके आता हैगा। तो निश्चित है कि इंदौर शहर की जो टोपोग्राफी देखी जाए तो लोगों के घरों में दूसरी मंजिल तक भी पानी पहुँच सकता है आसानी से। ये वार्ड 80 की बात करें सर, तो आपके द्वारा एक घोषणा की गई थी कि हर घर में, वार्ड के हर घर में नल जल योजना के तहत नर्मदा का जल पहुँचेगा। तो वो घोषणा कितनी पूरी हो चुकी है या कितनी बची है? नहीं, मेरे वार्ड में सभी दूर नर्मदा का जल नहीं, कहीं ना कहीं जानकारी मिली कि अधूरा है, कई घर ऐसे यहाँ पे नर्मदा का जल नहीं पहुँच पाया है। नहीं, सभी घरों में नल जल के पानी पहुँच रहा है, नर्मदा का पानी पहुँच रहेगा। साथ में जो अभी एसडीपी की लाइन है, जो वैशाली नगर क्षेत्र है, ब्रजविहार क्षेत्र है, ब्रजविहार में काफ़ी कनेक्शन हो चुके हैं, वैशाली नगर में भी कनेक्शन होना बाकी हैंगे, वहाँ पर भी हमारी लाइनें पूरी बीत चुकी हैंगी। सुदर्शन नगर में बीत चुकी है, विशाल नगर में बीत चुकी हैगी, चॉइस पैलेस और धनश्री में कनेक्शन हो रहे हैंगे। इस प्रकार से सारी दूर हमारे कनेक्शन हो रहा है। आप VIP परस्पर स्लाइस 4 देखिए, कनेक्शन हो रहे
पानी कितनों में आया है सर? सभी में पानी पानी में कहाँ सभी में पानी आ रहा है। कनेक्शन तो लाइन तो बीच जाती है लेकिन पानी नहीं आ पा रहा, पानी नहीं आ पा रहा है। इंदौर शहर में एकमात्र मेरा वार्ड ऐसा होगा कि जिसके अंदर 4 टंकियां होंगी। एक आईडीए ने बनाई है, एक पहले की बनी हुई है, और इन टंकी अभी एक नई टंकी जो बनी है उससे भी हमारा नेटवर्क जुड़ा हुआ है। और इस सारे नेटवर्क के अंदर कहीं पर भी ऐसा एक भी घर नहीं होगा जिसके अंदर पानी नहीं आ रहा है। सभी घरों में पानी आ रहा है और सबको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है। ये अगर पानी की कहीं पर दिक्कत होती है तो जलूस से कभी कोई शट डाउन होता है, या फिर टंकी कम भराने के कारण अगर दिक्कत होती है तो ही टैंकरों से आपूर्ति करना पड़ती है। नहीं तो मेरे वहाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर टंकियाँ पूरी भराएंगी और पूरा सप्लाई होगा तो टैंकर की आवश्यकता मेरे वार्ड में नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है कि आपका वार्ड जो है वो कहीं ना कहीं हरियाली से घिरा हुआ वार्ड है, लेकिन फिर भी कई बगीचे ऐसे जो अस्त व्यस्त हालत में पड़े। इसका क्या डेवलपमेंट हम लोग करने का प्रयास किया है, अपने आगे करेंगे? हमारे वहाँ जैसे मैं वैशाली नगर 20 हेक्टर का एक बगीचा बताता हूँ जिसके अंदर की शर्मा जी वहाँ पूरी देखरेख करते हैं, और इतना सुंदर गार्डन हैगा कि आपको देखते ही बनेगा। साथ में एक अटल उद्यान हैगा हमारा कि वहाँ पर आप जाके देखेंगे तो वहाँ मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि वो एक ऐसा मैदान था जिसके अंदर लोग क्रिकेट खेलते थे और या बच्चे वहाँ मस्ती करते रहते थे। पूरा गिट्टी से पड़ा हुआ था। कमिश्नर साहब और हम साथ में गए, हमने देखा वहाँ गिट्टियाँ बीनी और पत्थर बीने। 4 ट्रक पत्थर बीनने के बाद वहाँ के रहवासियों ने संकल्प लिया कि इसको हम गार्डन को अच्छा बनाएंगे। आज वहाँ 20 से 25 लोगों की टोली हैगी कि उस गार्डन को हरा भरा भी रखे हैंगे। वहाँ पे जिम भी होता है, वहाँ पे योगा भी होता है। 40 से 50 लोग योगा करते हैं, 30 से 40 महिलाएं जो हैंगी जिम चलाती हैंगी। उसमें सबसे बड़ी खास बात ये भी बताता हूँ मैं कि जितने वहाँ पर संसाधन लगे हुए हैं वहाँ लोगों द्वारा ही लगाए गए हैंगे। सिर्फ मैंने व्यवस्थाएँ जुटाई हैंगी, वहाँ के लोगों ने आगे बढ़ के सारी चीज़ें करी हैंगी। वहाँ फव्वारा लगाने का काम है तो वो लोग करते हैंगे। वहाँ गुलाब की रक्षा करने के लिए जाली लगानी हैगी तो 30-40 हज़ार रुपये खर्च करके जाली लगाते हैं। और वो जो व्यायाम के जो संसाधन हैंगे वो भी लोगों के द्वारा दान में दिए गए हैंगे, जिसके कारण लोग वहाँ पे योगा करते हैं। जानकारी मिली है कि आपका वार्ड 80 में अवैध कब्जे बहुत हो रहे हैं सर, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है अवैध कब्जों में? चाहे वो दुकानों के कब्जे हो या मकानों के कब्जे हो, सड़कों पे कब्जे हो, इसमें कुछ सच्चाई लगती है आपको? नहीं, सड़कों पे कब्जे नहीं हैंगे मेरे वार्ड में। मेरे वहाँ ये ज़रूर हैगा कि लोगों के जो 30-50 के प्लाट है या 20-50 का प्लाट है उन्होंने 3 फीट जाली के नाम पे या इसके नाम पे थोड़े से अतिक्रमण करे हैंगे। कई जगह हमारे जो चेंबर है वो भी लोगों की जाली के अंदर हैंगे, कभी कभी हमको साफ़ करने में भी दिक्कत आती है। तो मैं आपको एक ऐसा भी उदाहरण बताता हूँ कि जो जवाहर नगर और दत्त नगर मेरी 2 कॉलोनियाँ थी जिसके अंदर लोगों ने 3-3, 4-4 फीट सड़कों के किनारे बना लिया था। जो ग्रीन बेल्ट की जगह होती है उसमें भी अतिक्रमण करके जालियाँ लगा ली थी या मकान का कुछ बाउंड्री बना ली थी, लेकिन उन्होंने स्वेच्छा से अपने अतिक्रमण खुद ने हटाए हैं और वहाँ पर मैंने ब्लॉक भी लगाए हैंगे। तो ये मेरा ही एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है कि जिसके अंदर लोगों ने ये काम भी वहाँ पर किया है। ये बहुत अच्छी बात है सर कि जन सहयोग से आपके यहाँ बगीचे भी बन रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में अवैध कब्जे भी गिनती के हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी आपके नियम अनुसार निर्देशों सब काम हो रहा है। बात हम लोग करें सर वार्ड 80 के विकास की, इसमें ऐसा क्या और बचा है जो वार्ड 80 एक आदर्श वार्ड बने? क्योंकि आपका कोविड में सबसे पहले वार्ड जो था वैक्सीनेशन हुआ था, इसमें क्या है, किस तरह की मेहनत करी, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। आदित्य जी, मेरा सबसे पहले जो पुराना वार्ड था वो वार्ड 69 था और मैंने उस समय उस वार्ड के अंदर लगभग 175 करोड़ रुपए के काम कराए थे। 175 करोड़ रुपए के जो मेजर काम थे वो सारे कराए थे, जिसमें लगभग 25 करोड़ रुपए जनसहयोग का था। साथ में अभी जितने काम हुए हैंगे, जो बचे कुछ काम थे, लगभग सारे हो चुके हैंगे। अब कुछ क्षेत्रों के जो गार्डन बचे, जैसे VIP परस्पर कॉलोनी है उसके 3 गार्डन बचे हुए हैंगे। ग्रीन बेल्ट का जो हमने टेंडर करा था, ठेकेदार बराबर काम नहीं कर रहे हैं। 2 ठेकेदार थे, दोनों ने अभी तक वो जालियाँ नहीं लगाई हैंगी और वो बचा हुआ काम हैगा। और बाकी के लगभग मेरे वार्ड में ड्रेनेज का काम लगभग पूर्ण हैगा, पानी की लाइन का काम पूर्ण हैगा, टंकियाँ पर्याप्त मात्रा में बनी हुई हैंगी, रोडों के काम है, 2 पुलियाओं के काम भी मेरे वहाँ चल रहे हैंगे और लगभग 1-8 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। वैशाली नगर की 2-3 जो छोटी पुलियाँ हैं, धनवंतरी नगर की 2 पुलियाँ हैंगी, ये बची हुई हैं, इनके काम बचे हुए, ये भी हो जाएंगे। और जो बगीचे हमारे यहाँ लगभग कंप्लीट हो चुके हैंगे, सिर्फ VIP परस्पर को छोड़ के,
तो बाकी के बचे हुए बगीचे में जैसे जैसे वहाँ के लोग जागरूक होते जाएंगे, क्योंकि वास्तव में अगर हम नगर निगम से उसको डेवलप पूरा कर भी दें, लेकिन वहाँ रख रखाव के लिए कोई एक मॉनिटरिंग कमेटी भी होना चाहिए, वहाँ के लोग रख रखाव के लिए तैयार हो जाए तो हम ये सारे काम नगर निगम करने को सहर्ष तैयार रहती है और सारे काम होते भी हैं। वार्ड 80 का जो एरिया है वो राजेंद्र नगर के नाम से, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन भी है। इस किस स्थिति में ये आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसके लिए कई आंदोलन भी किए गए, कई हस्ताक्षर अभियान भी किए गए, लेकिन राजेंद्र नगर स्टेशन की दशा और दिशा क्यों नहीं बदल पा रही है अभी तक? ये आपकी उसमें रुचि नहीं है? नहीं, गलत बात है आदित्य जी। नहीं तो मतलब रुचि होती, आप इतने साल से आप रुचि की बात जनप्रतिनिधि यदि आप करें तो राजेंद्र नगर रेलवे गेट का जो हिस्सा हैगा, अगर आपने देखा होगा तो मैंने तो उसमें जो मेरे सामने प्रत्याशी लड़े थे उनसे गालियां खाई हैंगी रोड पे, उनसे खूब गालियां सुनी हैंगी, और जब अतिक्रमण तोड़ने गई थी नगर निगम तो वो तो सड़क पे लेट गए थे और खूब लोगों ने धौंस धपट्टे करी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अतिक्रमण साफ करके और उस गेट को सुरक्षित करा। और गेट को सुरक्षित करने के बाद हमारे जो विधायक जी हैं उन्होंने अपनी जो कामों की जो सूची थी उसमें उसको गिनाएगा कि ये उन्होंने किया, जबकि नगर निगम ने अतिक्रमण हटा के पूरी साफ़ सफाई करी हैगी। और हम रेलवे के अंदर भी साफ़ सफाई करते थे, पिछली बार भी हम जब सफाई करने गए तो रेलवे वालों ने हमको रोका कि आप अंदर सफाई नहीं कर सकते होगे, नहीं तो हमने तो सारे वहाँ के जो कटीले पेड़ वगैरह घास वगैरह सब साफ़ करते हैं। और मेरा तो अभियान भी रहा, मैंने 3 बार अभियान चलाया और अभियान करके जो मेरे क्षेत्र में घास होती है या गाजर घास उगती है या पेड़ों की ट्रिमिंग करना, ये सारे काम मैं खुद आगे होके कराता था। और दवाई छिड़कवाने का आपने एक ट्रैक्टर देखा होगा, जब नगर निगम में पहली बार शुरुआत हुई थी, जो खेतों में दवाई छींटता था उस ट्रैक्टर से हमने पूरे वार्ड में दवाई छिड़काने का भी पूरा काम किया हैगा। और उसका सुखद परिणाम ये मिला कि बाद में जब कोरोना काल आया तो कोरोना काल में वही ट्रैक्टर सारे पूरे शहर में दवाई छींट रहे थे। बात रेलवे स्टेशन की हो रही है भाई साहब, नहीं रेलवे स्टेशन को लेके आपकी क्या आगे की प्लान? और आप सभी नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, आम जनता को साथ में लेके काम करने का व्यक्तित्व है बलराम वर्मा, तो क्षेत्रीय विधायक को कॉन्फिडेंस में लेके आपने काम इस स्टेशन को लेके मतलब सीरियसली क्यों नहीं लिया इस चीज़ को? नहीं, रेलवे के लिए तो हम सहर्ष तैयार रहते ही हैं। हमारे वहाँ साफ़ सफाई आप जाके कभी भी देख ले, पूरा एरिया साफ़ रहता है। वहाँ पे कोई सब्जी वाले या ठेले वाले बैठते हैं तो मैं तुरंत हटवाता हूँ कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इसलिए सारे प्रयास हमारे रहते ही हैं। और रेलवे स्टेशन हमारा सबसे सुंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, ये रहा वार्ड 80 की बात। यदि हम लोग अभी वर्तमान की बात करें, जो दौर चल रहा है वो चुनावी समर का दौर चल रहा है। क्या लगता है भैया, 85 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कांग्रेस के मुकाबले कितनी अच्छी है? कांग्रेस के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहिए आदित्य भैया। वास्तव में पूरे देश से कांग्रेस खत्म हो चुकी है, तो इंदौर में क्या बचेगी, ये तो उन लोगों पर आपके विधानसभा में तो कांग्रेस विधायक है ना? वो झूठ बोल के अगर कोई विधायक बन जाए तो अलग बात है, लोगों को बरगला के अलग बन जाए तो अलग बात है। एक झूठ भी जनता देखना चाहेगी, प्रयास नहीं उसके मैं तो सबसे पहला उदाहरण राजेंद्र नगर का ही बता रहा हूँ कि राजेंद्र नगर रेलवे गेट के वहाँ पे जितना अतिक्रमण था मेरे द्वारा नगर निगम के द्वारा हटवाया गया, और उसके बाद उन्होंने अपने घोषणा पत्र में छापा हैगा कि ये काम मैंने कराया गया। एक जो ब्रिज हैगा 103 नंबर स्कीम का ब्रिज हैगा, उनको लागत भी नहीं मालूम होगी, जबकि उसमें कम से कम 70 करोड़ रुपए की लागत से वो ब्रिज बना हुआ हैगा। उस ब्रिज को माननीय मधु वर्मा जी ने मंजूर करा के उस गिट्टी खदान को पूरा भर के उस ब्रिज को बनवाया हैगा। PWD से जो राजेंद्र नगर का प्रतीक सेतु है वो PWD से हमने बनवाया हैगा, उस समय पटवा जी उद्घाटन करके गए थे। तो वो तो जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किए वो अपनी सूची में छाप देते हैं। सबसे बड़ा झूठ मैं उनका एक और बता सकता हूँ कि वास्तव में जिस दिन उन्होंने जो डाइट कैंपस हैगा उसको एक खेल संकुल की घोषणा कराई थी और खेल संकुल का एक बड़ा उद्घाटन करा था उन्होंने 1000-2000 लोगों के साथ में लेके। 1.5 साल उनकी सरकार रही, 1.5 साल में उस काम की एक ईंट भी नहीं लगा पाए। इसका विरोध किया सर आपने? विरोध क्या करना, जो आदमी काम ही नहीं करता उसका क्या विरोध करेंगे, जनता खुद जवाब दे देगी। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि कोरोना काल में घर में बैठे रहते थे, हमने लोगों की जाके सेवा करी और हम सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लग के सारी दूर सेवा करते रहे, लेकिन वो उन्होंने उनके घर से नहीं निकले। ये जनता बता रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कोरोना काल में घर में रहे, विधायक जी भी घर में रहे। हाँ, भोजन पैकेट बांटे गए भाई साहब, जरूरतमंदों को राशन पहुँचाया गया, तो ये झूठ कहाँ से है सर? भारतीय जनता पार्टी काम में विश्वास रखती है, पहली चीज़। ये लोग फोटो खिंचवाने में विश्वास रखते हैं, तो फोटो खिंचा के कहीं पे भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
ये तो सब माहिर है। एक विवाद भी सामने आया था वैसा भी, हवा बंगला जो रोड जा रही है रंगवासा के लिए, तो उसमें भी ऐसे कुछ हुआ था कि ये जो रोड की जो स्वीकृति है वो माननीय मधु वर्मा जी द्वारा करवाई गई थी या विधायक जी द्वारा करवाई गई थी, इसको लेके भी कुछ भाई उन्होंने अगर स्वीकृति कराई थी तो वो उद्घाटन कर लेते, वो उद्घाटन करते ना, अगर उन्होंने स्वीकृति कराई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रंगवासा के अंदर इन्होंने एक टंकी का ओपनिंग दिखाया गया कि कमलनाथ जी इस टंकी का ओपनिंग कर रहे हैं जो सिलिकॉन सिटी की थी। सिलिकॉन सिटी की टंकी के लिए उन्होंने पानी क्यों नहीं चालू करा पाए? पानी जाके मेरे को चालू कराना पड़ा, वहाँ पे टंकियाँ भरवानी पड़ी। ये आधे अधूरे काम को जो कि परिषद, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने बनाई उस टंकी को, उस टंकी को भी हमको ही चालू करना पड़ा है, ये लोग नहीं कर पाए। ये आगामी अभी हमारे 85 वार्डों की बात हुई थी, तो क्या लगता है इस चुनावी सवर में 85 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी पूरे 85 की 85 वार्ड जीतेंगे और बहुत अच्छे से जीतेंगे, क्योंकि 1.5 साल का शासनकाल जो है वो जनता देख चुकी है कि ये सिर्फ वादों की सरकार है और इसके अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उनके ही लोगों ने उसको बदल दिया। सफाई मित्रों की भी हम लोग बात करें भाई साहब, तो क्या कहना चाहेंगे सफाई मित्रों के बारे में? नहीं, इंदौर शहर के वास्तव में सफाई मित्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर उदाहरण होंगे कि जिनके कारण आज इंदौर नंबर 1 आता है, और वो एक बार नहीं 5-5 बार नंबर 1 आता है, और आने वाले दिनों में भी ये हमेशा नंबर 1 पे ही रहेगा। जानकारी के मुताबिक आपका व्यवहार सफाई मित्रों के प्रति बड़ा ही दुखद रहता है, अपशब्दों का प्रयोग द्वारा किया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि कर्मचारी आपके पास आता है या आप कर्मचारी के जाते हो तो सीधे आप अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उनसे अपशब्दों के माध्यम से उनसे काम कराते हैं, सीधी बात कहा जाए तो डरा के काम कराया जाता है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? भाई सफाई मित्रों से मेरा कोई काम ही नहीं पड़ता है। मेरे वार्ड में जो काम कराने रहते हैं मैं उनको, जो हमारे दरोगा जी हैं उनको काम बता देता हूँ, वो सारे काम करा लेता हूँ। आज भी मैं जो काम होते हैं मेरे सारे काम करते हैं। अगर किसी को भी डर से अगर काम कराना हो तो 1 बार करा सकते हो, 2 बार करा सकते हो, हमेशा नहीं करा सकते हो। आप देखते हो पूरे इंदौर शहर के अंदर कहीं पर भी घूम लो, मेरा वार्ड सबसे अलग दिखेगा। नहीं, आपका वार्ड सबसे अलग है और सबसे अलग रहेगा। आपके वार्ड से लगा हुआ शायद से एक आश्रम है, उस बताया जाता है कि उस आश्रम को आपने पूरा राजनीतिक खड्डा बना के रखा है। कौन सा आश्रम? एक हरिधाम आश्रम है, तो उसमें कहा जाता है कि यहाँ पे सारी राजनीतिक गतिविधियाँ बलराम वर्मा की उस आश्रम के तहत अंदर होती, तो क्या इसमें मंदिर का इसमें राजनीतिकरण में होता है क्या? नहीं, मेरे क्षेत्र के अंदर मतलब वो पहली चीज तो ये कि वो मेरे वार्ड के मैंने वही कहा है वार्ड से लगा हुआ वार्ड की सीमा में आता है, मेरे वार्ड से लगा हुआ नहीं, मेरी सीमा के अंदर भी आता है। मैं वहाँ पे भी जाता हूँ, अन्नपूर्णा मंदिर भी जाता हूँ, चाणक्यपुरी के राजनीतिक इसमें अगर मान लो मैं भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ और किसी ने मेरे से राम राम कर ली तो मैं जनसंपर्क करने थोड़ी गया। राजनीतिक बैठकें भी होती है भाई साहब, आपके राजनीतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं? वहाँ सारे सामाजिक काम होते हैं और धार्मिक काम होते होंगे। तो वो जो कोरोना काल के समय पे भी मैं जरूर है कि वहाँ कोरोना काल के समय पे मैं वहाँ जाता था और जाके वहाँ से जो राशन वितरण होता था उसकी व्यवस्था कैसे बनती थी वो सब देखता था। जी ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे चर्चा करने में, दर्शक भी बहुत आनंद लेंगे, बहुत सारी जानकारी उनको मिली है। अभी जो नए मतदाता बने हैं भाई साहब, जो 18 वर्ष जो मत वोट डालने का पात्रता रखी, उनके लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि अधिक से अधिक वो अपने मतदान का उपयोग कर सके? मैं नव मतदाता को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि वास्तव में आज की तारीख में पूरे देश भर के अंदर यदि हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करना बहुत आवश्यक है। और आवश्यकता इस बात की हैगी कि आज दुनिया के अंदर यदि देखें तो भारत की छवि जिस प्रकार से बन रही हैगी और उस छवि को बनाए रखने के लिए फूल में जिस प्रकार अगर हम किसी फूल को देखते हैं तो एक पंखुड़ी यदि बिखर जाती है तो सारी पंखुड़ियाँ बिखरने लगती हैं, तो फूल बन के यदि हम निश्चित है कि अगर एक फूल को बना के रखेंगे तो हमारा देश भी मजबूत रहेगा, हमारा प्रदेश भी मजबूत रहेगा और हमारे नगर निगम के वार्ड भी मजबूत रहेंगे। तो निश्चित है कि आप सबसे मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि हमेशा फूल की तरफ ध्यान दें और फूल को हमेशा सहेज के रखें। एक बात मुझे अभी और अपने संज्ञान में ये कि आपके वार्ड में एक परशुराम चौक है, जो भगवान परशुराम का दुनिया का सबसे भारी फरसा आपके वार्ड में आया है, वहाँ पे स्थापित हुआ है माननीय संजय मिश्रा जी द्वारा। उस जो चौक बनाया हुआ उसके डेवलपमेंट के लिए सर कुछ प्लानिंग है आपकी? उसको कितना अच्छे से अच्छा आप डेवलप कर सकते ताकि बाहर से लोग उस फरसे के दर्शन करने आए? आदित्य जी, मैं बताऊं कि आपको जानकारी यदि नहीं हो तो मैं आपको जानकारी में डाल देता हूं कि उस परशुराम चौक के वहाँ पे सब्जी मंडी लगा करती थी
और सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटाकर वहाँ की साफ सफाई करके वो चौक मैंने ही बनाया था। और फिर संजय मिश्रा जी ने वहाँ पर फरसा स्थापित किया था, तो उस पर मेरी भूमिका पूरी रही है। और संजय मिश्रा जी ने जो जो वहाँ पे काम बताए गए हैं वो सारे मैंने कराए हैं, और आने वाले भविष्य में जो जो भी वहाँ पे काम कराना होंगे मैं भविष्य में सारे काम कराता रहूँगा। जैसा समाज का आदेश होगा वैसा करता रहूँगा। देखिए, आप बलराम वर्मा जी ने कितने ही सहजतापूर्ण तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। सकारात्मक व्यक्तित्व के धनी हैं बल्लू भैया। प्रशासन हो या निगम प्रशासन हो, आम जनता हो या विपक्ष पार्टी, सबको मिलजुल के काम करने का जो एक आइडिया है, जो एक तरीका है, वो बलराम वर्मा जी को बहुत अच्छी तरह आता है। बलराम वर्मा जी प्रयास न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम अतिथि देवो भव में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश।